माँ, मैं सोच रहा था बहुत दिनों से कहीं गए नहीं है, क्यों नहीं शहर घूम आते हैं। सौरभ से मुलाकात हो जाएगी और मीना भी इसी बहाने शहर घूम लेगी। वो भी कभी शहर नहीं गई है। हाँ बेटा, चलते हैं ना। वैसे भी सौरभ बेटा और सीमा बहू से मिले हुए सालों बीत गए हैं। चलकर मिल लेते हैं, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। यह ठीक रहेगा। वैसे भी मैंने शहर तो सिर्फ फिल्मों में देखा है, कभी गई नहीं हूँ। इसी बहाने शहर भी देख लूंगी। एक काम करती हूँ, अभी ही कपड़े बांध लेती हूँ। लेकिन एक बात कह देती हूँ, मैं अपने धन्नो को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं उसे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ हाँ माँ, तुम उसे भी साथ ले चलो। इसी बहाने बेचारी धन्नो भी घूम आएगी। शर्मा परिवार के सभी सदस्य अपने बेटे बहू के बताए हुए पते पर पहुँच जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। सौरभ, देखो ना, ये सुबह सुबह कौन आ गया। छुट्टी वाले दिन भी सोने नहीं देते। एक काम करो सीमा, तुम ही दरवाजे पर जाकर देख लो कौन आया है। सीमा जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने अपने गांव के आए हुए पूरे ससुराल को देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप सब यहाँ? हाँ बहू, बड़ा मन था तुम लोगों से मिलने का, इसलिए चले आए। ओह, अच्छा किया, आइए ना। अरे, ये आवाज कैसी? धन्नो भी आई है देवरानी जी। क्या आप गाय को भी यहाँ लेकर आए हो? हाँ तो भला मैं इसे अकेला छोड़ आती क्या? अब बता इसे कहाँ रखना है। हाय मेरा बिटवा, कितना सूख गया है। और बहू तू भी। अब तुम दोनों को गाय का दूध पिलाऊंगी सुबह शाम। सासू माई से सूखना नहीं, फिट रहना कहते हैं। हाँ माँ, लाओ इसे मैं बालकोनी में बांध देता हूँ। फ्रेश होकर सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं। उस फ्लाइट को देखकर सुमित्रा कहती है, ये ऊपर वाले, इस घर की सीलिंग कितनी नीची है। अपने गांव के मुखिया अगर यहाँ आ जाते तो उनका तो सर ही टकरा जाता, घुस ही नहीं पाते। माँ, ये शहर है, यहाँ आदमी ज़्यादा है और जगह कम, इसलिए छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं। उफ, ये गंवार लोगों को किसने बुला लिया यहाँ, बिना बताए, बस आटक के। उस रोज सीमा गैस पर सभी के लिए खाना बनाती है और अगले दिन सीमा और सौरभ दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। दीदी, हम दोनों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो खाना देख लेना और हमारी चिंता मत करना, हम बाहर ही खा लेंगे। अच्छा ठीक है देवरानी जी। सीमा एक मॉडर्न लड़की थी। उसकी और सौरभ की शादी लव मैरिज थी। सीमा भी सौरभ के कंपनी में साथ काम किया करती थी और दोनों शहर में ही रहा करते थे। कुछ देर के बाद वे दोनों भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सुमित्रा हाथ में लोटा और नीम की टहनी लिए हुए बालकनी में जाती है। नदी ना सही, बालकनी ही सही, यहीं पे कुल्ला कर लेती हूँ। सुमित्रा जैसे ही कुल्ला करती है, कुल्ले का पानी नीचे जा रहे वर्मा जी के पास गिरता है। अरे कौन है? कौन है ये? किसके घर से नेक बरस रहे हैं? इतना कहकर वर्मा जी ऊपर देखने लगते हैं। तभी सुमित्रा जल्दी से किनारे हट जाती है। वर्मा जी को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि पानी किसके घर से गिर रहा है। चलो अच्छा है, यहाँ इतनी सारी मंजिलें हैं कि उस मुँहे को पता ही नहीं चलेगा कि पानी आया कहाँ से। वहीं दूसरी तरफ रमेश नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। क्या चार दीवारों का घेरा बना दिया और कहते हैं गुस्ल खाना बनवा दिया है। इतने छोटे में तो इंसान का दम घुट जाए और मर ही जाए। आते वक्त मैंने एक बाहर पार्क देखा था, वहीं जाकर नहा लेता हूँ। रमेश पानी का बाल्टी उठाकर पार्क में नहाने के लिए चला जाता है। उसे पार्क में इस तरह नहाता देख सोसाइटी के लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उधर गांव की गवार जिठानी गैस पर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे तो गैस चलाना ही नहीं आता है।
बेचारी करती भी क्या, अपने साथ लाई हुई लकड़ियों को ले आती है और सामने पार्क से थोड़ी मिट्टी लाकर चूल्हा बनाती है और उस पर खाना बनाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में पूरा धुआं इकट्ठा होने लगता है और पूरी सोसाइटी में फैल जाता है, जिस कारण से सोसाइटी में फायर अलार्म बजने लगती है और जितने भी लोग थे सभी लोग बाहर निकल आते हैं और वे लोग सीमा और सौरभ को भी फ़ोन कर देते हैं। कुछ ही देर में वे दोनों भी वापस आ जाते हैं। बालकोनी में धन्नो के पास खड़ी सीमा की सास अपनी बड़ी बहू मीना से कहती है, बहू, लगता है भूकंप आया है, सभी लोग नीचे उतर आए हैं। तभी सामने वाले फ्लैट से एक औरत चिल्लाती है, अरे ओ आंटी जी, जल्दी से नीचे आ जाओ, आप ही के फ्लैट में आग लगी है, धुआं वहीं से आ रहा है। तभी वहाँ मीना आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे नाही नाही, वो तो हम चूल्हा जलाए थे, उसी का धुआं है ये। ये सुनकर नीचे खड़े हुए सौरभ और सीमा अपना माथा पकड़ लेते हैं। फिर सीमा मीना को गैस जलाना सिखा देती है और सभी लोग रात का डिनर करके सो जाते हैं। लेकिन बालकोनी में बंदी रंभाने लगती है, जिस कारण से सीमा और सौरभ को नींद ही नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मीना और रमेश, उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मीना और रमेश को घर के खुले आंगन में सोने की आदत थी। रोज सुबह सुमित्रा गाय का दूध निकालकर सिर्फ घर वालों को ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों को भी दे आती थी। आस पड़ोस के बच्चे सुमित्रा को दादी दादी कहकर खूब लाड लगाया करते थे। ऐसे ही कुछ रोज बीत जाते हैं और एक दिन बेचारी देवरानी को तो टाइम ही नहीं मिलता है। जब से आए हैं एक बार भी नहीं देखा घर की पुताई करते हुए। कोई बात नहीं, हम ही घर की पुताई कर देते हैं। गवार जेठानी पूरे घर में गोबर से लिपाई पुताई कर देती है, जिस कारण से पूरे घर में बदबू फैल जाती है और सास सुस्मिता गोबर के उपले बना लेती है। शाम होते ही दोनों वापस घर लौटते हैं, जिसे देख सीमा गुस्से में कहती है, सौरभ, इन लोगों को जल्दी घर से चलता करो, नहीं तो ये लोग हमारी इज्जत का फालूदा बनाकर रख देंगे और हमें सोसाइटी में रहने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें पता है, सेक्रेटरी मुझसे शिकायत कर रहा था, तुम्हारा भाई ऊपर लुंगी में सो जाता है, जिस कारण से लेडीज छत पर योगा करने नहीं जा सकती है। हर तरफ गोबर ही गोबर महकता रहता है। अगर तुम इन्हें नहीं निकाल सकते तो डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार रहो। ये सुनकर ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और सुमित्रा उनसे कहती है, माफ़ करना देवरानी जी, हम रहे गांव के गवार, हमें ये शहरी तौर तरीके नहीं पता। और हमारी वजह से तुम अलग मत हो, हम आज ही अपने गांव चले जाएंगे। तभी सोसाइटी के बच्चे और आस पड़ोस के लोग वहाँ चले आते हैं। नहीं दादी माँ, आप नहीं जाओ ना, आप चली गई तो फिर हमें गाय का दूध पीने को कौन देगा। हाँ आंटी जी, बहन जी, भाई साहब, आप लोग मत जाओ ना। आप सबके यहाँ रहने के कारण हम सबको गांव की याद नहीं आ रही थी। हम सब तो मजबूरी में यहाँ रहते हैं। आज भी हमारा दिल गांव की मिट्टी में बसा है। उन सब की बातों को सुनकर सीमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो भी अपनी सास और जेठानी से माफ़ी मांगती है और उन्हें कुछ दिन और अपने साथ रुकने के लिए मना लेती है। फिर सभी लोग सारे सिकवे गिले भूलकर एक साथ कुछ दिनों के लिए हंसी खुशी से रहने लगते हैं।